नमस्कार। क्या आपको लगता है कि चुनाव सिर्फ रैलियों, भाषणों और नारों से जीते जाते हैं? शायद नहीं। असल में इनके पीछे एक पूरी की पूरी इंजीनियरिंग काम करती है। आज हम एक लीक हुए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के जरिए इसी इंजीनियरिंग की परतें खोलने वाले हैं। ये दस्तावेज हमें सीधे उत्तर प्रदेश के मुरादानगर लेकर चलता है और दिखाता है कि कैसे एक एक वोट का हिसाब लगाकर जीत की एक पूरी मशीन तैयार की जाती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मुरादानगर से। साल 2022 में यहां जो चुनावी नतीजे आए, उन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कोई मामूली हार जीत का किस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसा नतीजा था जिसके पीछे एक बहुत गहरी, सोची समझी रणनीति की साफ झलक दिखाई देती है। ये है जीत का अंतर। 97,095 वोट, मतलब लगभग 1 लाख वोटों से जीत। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। इसे पॉलिटिकल भाषा में लैंडस्लाइड विक्ट्री कहते हैं। और यही वो पहेली है जिसे हम इस डॉक्यूमेंट की मदद से आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आंकड़े तो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। जीतने वाली पार्टी यानी बीजेपी को 61% से भी ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके सबसे करीबी मुकाबले में जो पार्टी थी आरएलडी, वो सिर्फ 26% पर ही सिमट गई। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक तरफा दबदबा था। सवाल यह है कि इतनी बड़ी जीत की नींव आखिर रखी कैसे गई? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट के पन्ने पलटते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस जबरदस्त जीत के पीछे की मशीनरी आखिर थी क्या। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप खड़े कहां हैं, और इस डॉक्यूमेंट में भी सबसे पहले यही किया गया। भविष्य की रणनीति बनाने से पहले स्ट्रैटेजी बनाने वालों ने इतिहास को खंगाला। ये देखा कि पिछले कुछ सालों में मुरादानगर के वोटर्स का मूड कैसे कैसे बदला है। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि मुरादानगर की पॉलिटिक्स ने कैसे करवट ली। देखिए, 1996 में यहां समाजवादी पार्टी का दबदबा था, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदले और 2017 आते आते बीजेपी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी और 2022 तक उन्होंने ज्यादातर वोटों को अपने पाले में कर लिया। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में इसी चीज को वोट कंसोलिडेशन कहा जाता है। और यही वोट कंसोलिडेशन इस बड़ी जीत की सबसे बड़ी वजह बना। रिपोर्ट के मुताबिक जो वोटर्स पहले अलग अलग पार्टियों में बटे हुए थे, वो धीरे धीरे एक मजबूत विकल्प के तौर पर बीजेपी के साथ जुड़ते चले गए। अब जरा राजनीति के गणित को भी समझ लेते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने वाले वोटर्स को अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स में बांट कर देखते हैं ताकि उनके वोटिंग पैटर्न को समझा जा सके। ये चार्ट मुरादानगर के मुख्य जातीय समीकरण को दिखाता है। हर ग्रुप के अपने मुद्दे होते हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, और एक अच्छा कैंपेन इन्हीं सबको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो हार के कारणों को समझने के बाद अब बारी आती है जवाबी कार्रवाई की। अब हम डॉक्यूमेंट के उस हिस्से पर आ गए हैं जो विपक्षी पार्टी के लिए एक कमबैक प्लेबुक की तरह है। ये वो प्लान है जो इस ट्रेंड को पलटने के लिए बनाया गया था। कोई भी जवाबी हमला करने से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को जानना बहुत जरूरी होता है। ये है स्वॉट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। यहां पार्टी मानती है कि उसका ब्रांड नेम और पुराने नेता उसकी ताकत है, लेकिन जमीन पर कमजोर संगठन एक बड़ी कमजोरी है। वहीं लोगों में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो गुस्सा है वो एक अवसर है, लेकिन साथ ही सामने वाली पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति एक बड़ा खतरा भी है। इस पूरी जवाबी योजना को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है 4 मुख वाला, और ये नाम ही बताता है कि ये स्ट्रैटेजी एक साथ 4 अलग अलग मोर्चों पर हमला करने के लिए बनाई गई है। तो ये सिद्धांत 4 पिलर्स पर खड़ा है। पहला है चुनावी मोर्चा, मतलब सही पार्टियों के साथ गठबंधन करना। दूसरा है संगठनात्मक मोर्चा, यानी बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम खड़ी करना। तीसरा है नैरेटिव मोर्चा, मतलब जनता के असली मुद्दों को उठाकर एक दमदार कहानी बनाना। और इन तीनों को सपोर्ट करने के लिए है चौथा मोर्चा, संसाधन मोर्चा, जो कैंपेन चलाने के लिए जरूरी पैसा और टेक्नोलॉजी का इंतजाम करे। देखिए, बड़ी बड़ी रणनीतियां कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन असली सवाल तो ये है कि जमीन पर कैसे उतरती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे इस योजना को वोटर्स के असली मुद्दों और एक सही उम्मीदवार के चुनाव से जोड़ा जाता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये वो 4 बड़े मुद्दे थे जिनसे मुरादानगर के लोग सबसे ज्यादा परेशान थे: महंगाई, बेरोजगारी, टूटी फूटी सड़कें और क्राइम। और पूरी स्ट्रैटेजी का आइडिया ये था कि लोगों के इसी गुस्से और असंतोष को वोटों में बदला जाए।
लेकिन सिर्फ मुद्दों की एक लिस्ट बना लेना ही काफी नहीं होता। रणनीति की जान इस बात में बसती है कि इन मुद्दों को उठाने वाला चेहरा कौन है। एक भरोसेमंद लोकल उम्मीदवार ही इस पूरी कागजी योजना को जमीन पर उतार सकता है और लोगों से एक इमोशनल कनेक्शन बना सकता है। और उम्मीदवार चुनना भी अपने आप में एक बड़ा रणनीतिक फैसला है। क्या एक पढ़ा लिखा शहरी चेहरा चुना जाए जो नए और पढ़े लिखे वोटर्स को अपनी तरफ खींचे, या फिर एक जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया जाए जो पार्टी के कोर वोट बैंक को और मजबूत करे। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे अलग अलग प्रोफाइल के उम्मीदवार अलग अलग वोटर ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए सोचे गए थे। तो मुरादानगर की ये जो केस स्टडी है, ये हमें आज की राजनीति की एक बहुत बड़ी और अहम सच्चाई की तरफ ले जाती है। और वो सच्चाई ये है कि अब चुनाव सिर्फ नारों और रैलियों के दम पर नहीं जीते जाते। यह है आज की राजनीति का असली वॉर रूम, जो जमीन पे नहीं बल्कि हमारे और आपके फोन की स्क्रीन पर चलता है। अलग अलग वोटर ग्रुप्स के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फर्जी खबरों से लड़ने के लिए फैक्ट चेकर्स की टीम, अपनी बात फैलाने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और लोगों का मूड क्या है ये जानने के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग। अब लड़ाई जमीन के साथ साथ डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है, और यहां डेटा ही सबसे बड़ा हथियार है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का सार ये है कि पॉलिटिकल कैंपेन्स अब हाईटेक, स्ट्रैटेजिक और एनालिटिकल ऑपरेशंस बन चुके हैं। यहां हर फैसला डेटा के आधार पर होता है और हर छोटा कदम एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा होता है। और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर चुनाव डेटा, स्प्रेडशीट और स्ट्रैटेजी से जीते और हारे जा सकते हैं, तो क्या हर चुनाव अब सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बनकर रह गया है? और अगर ऐसा है, तो हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।